हेलो एनिमे लवर्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एनिमे एक्सपीएल पर। तो गाइस, आज हम देखने जा रहे हैं फाइनली सोलो लेवलिंग के एपिसोड 8 को। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जिन्वू से, जो कि हॉस्पिटल आया हुआ है अपनी मॉम को देखने के लिए। यहाँ पर वो एलिक्सियर ऑफ लाइफ को बनाने के बारे में सोच रहा है, जिसे बनाने के लिए उसको 3 आइटम्स चाहिए, लेकिन फिलहाल उसके पास एक भी आइटम नहीं है। यहाँ पर अगर जिन्वू को उन आइटम्स को कलेक्ट करना है तो उसको उसी डंजन में जाना पड़ेगा जहाँ से वो पिट पिटा के आया था। इसलिए अब अगर वो उस डंजन में जाके नहीं पिटना चाहता तो उसको यहाँ पर लेवल अप करना पड़ेगा। अगले सीन में जिन्वू जिन्वू के साथ बैठा हुआ है और यहाँ पर जिन्हों ने जिन्वू को ऑफर दिया था, जिन्वू उस ऑफर के लिए मान चुका है। इसका मतलब यहाँ पर यह हुआ कि जिन्वू यहाँ पर इस लड़के के साथ 19 सी रैंक मिशन पे जाएगा। यह बात सुनने के बाद जिन्वू यहाँ पे खुश तो हो जाता है, लेकिन जिन्वू उससे कहता है मेरी एक कंडीशन है। जिन्वू उससे कहता है कि सिर्फ तुम और मैं, हम दोनों ही बस मिशन पर जाएंगे और हमारे अलावा कोई भी नहीं जाएगा। यह सुनने के बाद जिन्हों कहता है यह क्या बात हुई, सी रैंक के मिशन पे बस हम दोनों जाएंगे। इसके आगे जिन्हों यह भी बताता है कि एक सी रैंक के मिशन पे जाने के लिए हमें कम से कम 8 लोग तो चाहिए होते हैं। ये सुनने के बाद जिन्हों उससे कहता है अगर ऐसा है तो तुम इसी काम को पूरा करने के लिए कुछ लोगों को ढूंढो, जैसे कि डोंगसुक ने ढूंढे थे। जिन्हों कहता है कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। जिन्हों उससे कहता है ये तो अब डिपेंड करता है कि तुम चीज़ों को कैसे देखते हो। तुम खुद ही सोचो, अगर हम लगातार 19 मिशंस को बिना इंजरी के कंप्लीट कर लेते हैं तो तुम्हारे पापा तुम्हारे ऊपर ध्यान देने लग जाएंगे। जिन्हों की बात सुनने के बाद यहाँ पर जिन्हों बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो जाता है और वो तैयार हो जाता है काम करने के लिए। इसी के साथ वो ये भी कहता है कि टीम मेंबर्स और गेट का ध्यान मैं रख लूँगा। अगला सीन चाय इनका होता है, जो कि रनिंग कर रही है और तुम यहाँ पे इसको पानी पीते हुए आराम से देख सकते हो। थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करने के बाद यहाँ पे चाय इन कहती है तुम बाहर आ जाओ, मुझे पता है तुम छुपे हुए हो। तभी यहाँ पर एक आदमी बाहर निकलता है और वो उससे कहता है कि एक एस रैंक के हंटर से यही उम्मीद थी मुझे। इसी के साथ वो चाहे इनको अपना बिजनेस भी बता देता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जिनो पर, जो कि अपने फादर के साथ एक गाड़ी में बैठा हुआ है। यहाँ पर उसके फादर यह कहते हैं कि गेट्स के आने के बाद इस दुनिया में बहुत कुछ चेंज हो चुका है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमी। ये कहीं ना कहीं उन डंजनों से लिंक्ड है, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर। इसी के साथ साथ वो यह भी कहते हैं कि डंजन से जो सामान मिलता है उसके बिना इस दुनिया को चला पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और उन रिसोर्सेज को खाली हंटर्स ही ला सकते हैं। अब यहाँ पर जिनो भी अपने पापा की बात बहुत आराम से बैठ के सुन रहा है, जैसे कि हम सभी करते हैं। जिनो के फादर उसको यह भी बताते हैं कि हंटर्स एसोसिएशन एक ऐसी गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि सभी हंटर्स को ऑपरेट करती है। इसी के साथ साथ हंटर एसोसिएशन नए हंटर्स को क्लासीफाई करती है और उनकी रैंक्स को भी बताती है। इसी के साथ साथ वो अचानक से अपीयर होने वाले गैजेट्स और डंजन ब्रेक्स को भी संभालती है। लेकिन एट लास्ट है तो वो एक गवर्नमेंट की एजेंसी ही ना। उसके फादर ये भी बताते हैं कि ज्यादातर रिसोर्सेज को गिल्ड ही संभालते हैं और गिल्ड एक ऐसी कॉर्पोरेशन है जो कि हंटर्स के अराउंड ही बनी रहती है। इसलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रॉफिट ये गिल्ड्स बनाते हैं। यहाँ पर उसके फादर कुछ गिल्ड्स का नाम भी लेते हैं, जैसे फिन गिल्ड, फेम गिल्ड और नाइट गिल्ड। इसी के साथ हंटर्स गिल्ड और व्हाइट टाइगर गिल्ड, ये पांचों गिल्ड पूरी कंट्री की मेजर गिल्ड्स हैं और इन लोगों ने पूरी मार्केट को संभाल रखा है। इसलिए यहाँ पर बिजनेसमैन होने के नाते जिनो के फादर तमाशा नहीं देखना चाहते। वो चाहते हैं कि ये सारे के सारे रिसोर्सेज वो खुद संभाले और इस नेशन की सहायता करे। इसलिए उन्हें जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी एक गिल्ड बनाना होगा। ये सारी बातें सुनने के बाद यहाँ पर जिनो कहता है हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। जिनो यहाँ पर यह सोचता है कि अगर वो और उसका भाई मिलकर एक एस रैंक के हंटर्स को ज्वाइन करवा ले और गिल्ड बना भी ले तो इसमें एक रिस्क है। अगला सीन होता है जिन्वू का, जो कि रनिंग कर रहा होता है और यहाँ पर उसके आज के सारे गोल्स पूरे हो जाते हैं। ये सब करने के बाद उसको एक रैंडम लूट बॉक्स मिलती है, जिसको वो खोलता है तो उसके अंदर से बिंगो कार्ड निकलता है। अगले सीन में चलते चलते यहाँ पर जिन्वू यह सोच रहा है कि वह जल्द से जल्द अपना लेवल अप कैसे कर सकता है। तभी यहाँ पर उसको एक फोन में एक ईमेल आता है, जो कि हंटर एसोसिएशन की तरफ से होता है। उसमें लिखा होता है कि उसको एक डी रैंक मिशन के लिए बुलाया जा रहा है। जिन्हों उसको देखकर सबसे पहले तो यह सोचता है कि उसको यह मिशन करना है कि नहीं, लेकिन वो एट द एंड तैयार हो जाता है। अगला सीन एक अलग सी जगह का होता है, जहाँ पर हमें मिस्टर सॉन्ग को दिखाया जाता है। यहाँ पर वो अपने एक स्टूडेंट के साथ बैठे हैं और उनको भी यहाँ पर एक ईमेल आया हुआ है। मिस्टर सॉन्ग का स्टूडेंट उससे पूछता है क्या आपने कभी रिटायरमेंट के बारे में नहीं सोचा। और ये बात सुनने के बाद मिस्टर सॉन्ग को कार्टन एंड टेम्पल की सारी बात याद आ जाती है। लेकिन वो अपने स्टूडेंट को कहता है मेरा हाथ भी जा चुका है और मैं बूढ़ा भी बहुत हो गया हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए। अगला सीन माशिमा का होता है, जो कि अपनी बेटी के साथ है एंड इसको भी हंटर एसोसिएशन की तरफ से ईमेल आया हुआ है। अब यहाँ पर माशिमा की वाइफ भी उसे सेम बात कहती है कि आपको हंटरगिरी छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि लास्ट मिशन में बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी और आप भी बड़ी मुश्किल से ही वापस आ पाए थे। अपनी वाइफ की सारी बातें सुनने के बाद यहाँ पर माशिमा रिप्लाई देते हुए कहता है अगले साल से हमारी बेटी किंडरगार्टन जाने लगेगी और इनकी एक दूसरी बेटी भी है जो कि जूनियर हाई में पढ़ रही है, इसलिए इनको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। माशिमा कहता है कि हंटर एसोसिएशन वाले हम जैसे लो रैंक के हंटर्स को कभी भी मुश्किल मिशन के ऊपर नहीं भेजते, वो तो पिछली बार हमारी किस्मत खराब थी। यह बात सुनने के बाद माशिमा की वाइफ यहाँ पे थोड़ी सी रिलैक्स हो जाती है और कहती है कि मुझे यह बात नहीं करनी चाहिए थी। माशिमा कहता है कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है। अब यहाँ पर माशिमा की बेटी उससे कहती है पापा क्या आप स्ट्रांग हो। माशिमा कहता है दाया जोबू।
बकवास आई क्या होता करा। अगला सीन चाय इनके गिल्ड का होता है, जहाँ पर उस गिल्ड के मास्टर से व्हाइट टाइगर गिल्ड का मास्टर बहस कर रहा होता है। यहाँ पर यूनू चोई से कहता है तुम पागल हो क्या, ये सारे फालतू के मीडिया इंटरव्यूज तुमने मेरे ऊपर क्यों थोप दिए। चोई यहाँ पे बहुत ज्यादा रिलैक्स होकर कहता है मैंने तुम्हारा इंटरव्यू देखा था, भाषणबाजी काफी अच्छी कर लेते हो तुम। बट यहाँ पर यूनू अभी भी गुस्सा है और उससे कहता है अपनी बकवास बंद करो, ये काम तुम्हारा है ना कि मेरा। इस पर चोई कहता है ये तो चेयरमैन की रिक्वेस्ट थी कि हम एक हंटर के असली काम और रूप को लोगों के सामने लाएं। मुझे नहीं लगता कि मैं इस काम के लिए बिग बेस्ट फिश रहूंगा। ये सुनकर यूनो कहता है ये सब बातें छोड़ो, ये बताओ तुम्हें मुझसे क्या काम है। चोई यहाँ पर उसको फाइल दिखाते हुए कहता है ऐसा लग रहा है कि यूजिन कंस्ट्रक्शन अपना गिल्ड बनाने की सोच रहा है। यूनो फाइल को देखते हुए कहता है हाँ ये बात मुझे पता है, इन लोगों को लोगों की जरूरत है और यूजिन ग्रुप वाले मेरे गिल्ड के हंटर्स को भी अप्रोच कर रहे हैं। इस बात पर चोई कहता है अगर तुम्हें ये बात पता थी तब तो मैं फालतू की टेंशन ले रहा था। चोई की बात को सुनने के बाद यहाँ पर यूनो फाइल को पटकते हुए कहता है सच सच बताओ तुम्हें मुझसे क्या काम है। इसके बाद अगला सीन होता है जूही के घर का। यहाँ पर जूही अपनी मॉम से बात कर रही है। जूही की मॉम से पूछती है क्या ये हंटर की जॉब तुम्हें अनकंफर्टेबल तो फील नहीं करा रही। मैंने सुना है कि तुम एक बी रैंक के हंटर हो, मुझे लगता है कि अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वह ज़्यादा स्ट्रांग होता, इसलिए अच्छा ये रहेगा कि तुम घर वापस आ जाओ। अपनी मॉम की ये सारी बातें सुनने के बाद जूही थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है और वो अपनी मॉम से कहती है कि मेरे लिए डिसीजन लेना बंद करो, मैं अपनी ज़िंदगी के डिसीजन खुद ही ले सकती हूँ। इसके बाद उसकी मॉम उसको कुछ गए, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जूही फ़ोन कट कर देती है और वो यहाँ पर बैठ के यही सोचती है कि उसको एक और ट्राई करना चाहिए। इसके बाद वो एक दूसरे रूम में चली जाती है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसके फ़ोन पर वही ईमेल आया हुआ है। अगला सीन चाय का होता है। वो यहाँ पर चोई के ऑफिस में जा रही होती है, तभी वो देखती है कि उसके ऑफिस में से यूनो बाहर जा रहा है। चाय उसको ग्रीट करती है और आगे बढ़ जाती है। अब जैसे ही वो चोई के ऑफिस में पहुँचती है, चोई उससे कहता है क्या हुआ तुम्हें। ये सुनकर चाय यहाँ पर यह बताती है कि जब वह ट्रेनिंग कर रही थी तब यूजिन कंस्ट्रक्शन का एक आदमी आकर उसको अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहा था एंड इसी चीज़ की रिपोर्ट वो चोई को देने आई है। इसी के साथ वो यह भी कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग एक गिल्ड बनाने की सोच रहे हैं और उस गिल्ड में वो लोग मुझे गिल्ड मास्टर बनाने की सोच रहे हैं। चोई कहता है तो तुम मुझे रिपोर्ट देने आई हो, तो क्या मैं इसका मतलब यह मानूं कि तुमने उस डील को मना कर दिया है। चाय कहती है हाँ मैंने ऑन द स्पॉट ही मना कर दिया था। ये बात सुन के चोई यहाँ पर खुश हो जाता है और कहता है तुम्हारा धन्यवाद। चाहे बोलती है कोई बात नहीं, वैसे यहाँ पर आते हुए मैंने यूनो को देखा था। अगला सीन एक बार का होता है। यहाँ पर यूनो हाथों में ड्रिंक लेकर कुछ सोच रहा है। यहाँ पर वो चोई के बातों के बारे में सोच रहा है। चोई ने उससे कहा था तुम जेजू आइलैंड के बारे में क्या सोचते हो। चोई कहता है कि थर्ड रेड के मिशन के बाद उस आइलैंड पर जाना सबके लिए मना कर दिया गया था। अब खाली उस आइलैंड पर टाइम टू टाइम पेट्रोल्स हुआ करते हैं। पेट्रोल यानी वहाँ पर खाली पुलिस वाले जाया करते हैं, वो भी हालत का जायजा लेने। पब्लिक को यहाँ पर यह बताया गया है कि वहाँ पर कुछ काम चल रहा है। इसी के साथ चोई ये भी कहता है कि वो आइलैंड और उस आइलैंड का डर लोगों के मन से निकल गया है, लेकिन मैं कभी भी उस आइलैंड के बारे में नहीं बोल सकता और फ्यूचर में दोबारा उस आइलैंड पर जाके उसको जीत लूंगा। इसलिए यहाँ पर चोई ने मिस्टर यूनो को एक टीम बनाने के लिए बोल रखा है, जिससे कि इन लोगों की संख्या बढ़े और ये लोग और भी ज़्यादा पावरफुल हो पाए। अब यहाँ पर यूनो ये बात समझ जाता है कि नए बंदों के लिए जो इंटरव्यू ले जा रहे हैं वो इसी काम के लिए लिए जा रहे हैं। अब यहाँ पर यूनो की तरफ दोबारा से सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पर उसके दिमाग में अभी भी चोई की बातें ही चल रही हैं। इसी के साथ वो यह भी सोचता है कि उस आइलैंड पे उसका भी कुछ छूटा हुआ है। बाय द वे गाइस, अगर तुम जेजो आइलैंड के बारे में भूल चुके हो तो यह वही आइलैंड है जो कि हमें एपिसोड 1 में दिखाया गया था। अगला सीन होता है जिन्वू के घर का, जहाँ पर वो कहीं बाहर जा रहा होता है। जिन्वू की बहन उससे कहती है जब भी तुम गेट के पास जाते हो तुम पिटपिटा के आते हो, लेकिन अब तुम पिटपिटा के नहीं आते, तो क्या ये एक्सरसाइज का कमाल है जो तुम कर रहे हो। जिन्वू कहता है हाँ हो सकता है, तुम ये बात कह सकती हो, लेकिन जो कुछ भी हो अब मैं आराम से पैसे कमा सकता हूँ। और यह कहने के बाद वो बाहर चले जाता है। अगला सीन मिस्टर सॉन्ग का होता है, जहाँ पर वो यह सोच रहा होता है कि जो कि उसकी अवेकनिंग हुई है वो फिजिकल टाइप की नहीं है, क्योंकि उसकी स्पोर्टमैनशिप से कोई भी बेस्ट नहीं मरता, लेकिन जो उसकी अवेकनिंग हुई है वो एक मैजिकल टाइप की हुई है। तभी यहाँ पर चलते हुए उसको जिन्वू दिख जाता है। अब यहाँ पर जिन्वू को ऐसा देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है और उससे पूछता है तुम जिन्वू ही हो ना। जिन्वू कहता है हाँ मैं जिन्वू ही हूँ। सॉन्ग कहता है वो इनमेच्योर सा वीक सा लड़का कहाँ गया जिससे मैं पहली बार मिला था, बस कुछ ही महीनों में तुम इतने ज़्यादा कैसे चेंज हो गए। सॉन्ग इसके बाद जिन्वू के कटे हुए पैर के बारे में पूछता है। जिन्वू कहता है कि जब मैं हॉस्पिटल में उठा था तब वो अपने आप ही ठीक हो गया था, पता नहीं कैसे। सॉन्ग कहता है हाँ ऐसा हो सकता है, किसी हाई लेवल की हीलर ने तुम्हें ठीक करा होगा। इसके बाद सॉन्ग कहता है कि मुझे तुम्हें देखकर अच्छा लगा, तुमने इतनी जल्दी रिकवरी कर ली। इसके बाद जिन्वू मिस्टर सॉन्ग के हाथ के बारे में पूछता है। सॉन्ग उसे बताता है कि यार टाइम रहते ना मैं इसको ठीक नहीं कर पाया। इसके बाद चलते हुए यहाँ पर जिन्वू मिस्टर सॉन्ग से कहता है कि आप यहाँ पर क्यों आए हो। सॉन्ग बताता है कि उसको एक ईमेल आया था डी रैंक के मिशन के लिए। चलते हुए ये लोग गेट के पास पहुंच जाते हैं, जहां पर इन्हें दिखाई देता है कि ये तो वही लोग हैं जो कि एपिसोड 1 में थे।
जूही यहाँ पर जिन्वू को देखकर बहुत खुश हो जाती है और वो उससे कहती है कि तुम जिन्वू ही हो ना, तुम तो बहुत बदल चुके हो। के बाद वो जिन्वू से कुछ और ज़्यादा बातें कर पाती, लेकिन तभी यहाँ पर पीछे से गाड़ी आती है जिसके अंदर से 3 क्रिमिनल्स निकलते हैं। अब यहाँ पर वो क्रिमिनल्स जूही से कुछ बदतमीजी कर रहे होते हैं, लेकिन तभी उसी गाड़ी में से जुजुत्सु काइसेन का मेगुमी बाहर निकल के कहता है तुम्हें यहाँ पर मजे करने के लिए नहीं लाया गया है। यहाँ पर हंटर एसोसिएशन के एक मेंबर इन हंटर्स को बताती है कि ये तीनों क्रिमिनल्स तुम्हें ज्वाइन करने वाले हैं मिशन के लिए। ये सुनकर मिस्टर सॉन्ग कहते हैं ये क्या बात हुई, तुम हमारे साथ क्रिमिनल्स को भेज रही हो। ये लड़की उन्हें बताते कि ये तीनों अपनी सजा कम करवाना चाहते हैं, इसलिए चिंता मत करो, ये तुम्हें कोई भी हार्म नहीं पहुंचाएंगे। और हाँ, ये जो मेगुमी जैसा दिखने वाला बंदा है इसका नाम है कैंग और यह भी इन क्रिमिनल्स के साथ जाएगा उन पर नजर रखने के लिए। कैंग एक बी रैंक का हंटर है, इसलिए अगर कुछ भी होता है तो कैंग सब कुछ संभाल लेगा। यहाँ पर जिन्वू कहता है कि मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है, इसलिए वो जूही को घर जाने के लिए बोलता है, लेकिन जूही यहाँ पर मना कर देती है और वो जिन्वू से कहती है कि अगर तुम जा रहे हो तो मैं भी जाऊंगी। यहाँ पर इन तीनों की हथकड़ियाँ खोल दी जाती है और कैंग उनसे कहता है कि ज्यादा होशियारी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर डिसाइड होता है कि सॉन्ग इन लोगों का फिर से एक और बार कैप्टन बनने वाला है। वो झुककर जिन्वू से कहता है कि तुम्हारा थैंक्स, तुमने मुझे फिर से मौका दिया अपना कैप्टन बनने का। जिन्वू कहता है कि आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। एंड इसके बाद ये लोग चले जाते हैं इस डंजन के अंदर। एंड गाइस इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल एनीमे एक्सपीएल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और मजेदार और एक्शन से भरी वीडियो के साथ। बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।